नमस्कार, मेट्रो संगम देख रहे हैं आप। मैं हूं राम मोहन शर्मा। नियमों की अनदेखी कर ओखला पक्षी विहार के 10 किलोमीटर दायरे में जिन बिल्डर्स ने निर्माण किया है उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने इस इलाके में फ्लैट्स के पोजेशन देने पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से उन निवेशकों के सामने समस्या पैदा हो गई है जिन्हें अंधेरे में रखकर बिल्डर्स ने घर देने का वादा किया था। ओखला पक्षी विहार के 10 किलोमीटर के दायरे में बिना पर्यावरण क्लियरेंस के चल रहा निर्माण पर एनजीटी ने रोक लगा रखी है, जिसके बाद जेपी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए फ्लैट्स के पोजेशन देने पर रोक लगा दी है। इस दायरे में करीब 50 बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं और सभी पर निर्माण का काम चल रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो अलॉटमेंट किए हैं उस टाइम उसमें निर्देश थे क्या था, ये तो सरकार के बारे में था। केंद्र सरकार इसमें जनता के हित में सोच के कोई निर्णय ले, ऐसा निर्णय ले जिसमें वायर का भी नुकसान ना हो और पब्लिक का भी नुकसान ना। नोएडा एक औद्योगिक क्षेत्र है, अगर कहीं कोई ऐसी बंदिश या कोई लगाए तो उसे सोच समझ के लगाए जिससे जनता का भी अहित ना हो और यहाँ पे जो बिल्डर है या जो इंडस्ट्रियल है उनका भी नुकसान ना हो। जब ये फ्लैट बनने शुरू हुए थे 2005 से 2006 से, तब गवर्नमेंट को कोई एक्शन में क्यों नहीं आई? तब जो ये एनजीटी है तब एक्शन में क्यों नहीं आया? तब ये जो कोर्ट है तब एक्शन में क्यों नहीं आया? ये सारे के सारे लोग बिल्कुल आखिर में एक्शन में क्यों आते हैं? लेकिन 95% पेमेंट देने के बाद में बाहर को अब पता चल रहा है कि यहाँ पर एनजीटी का भी कोई केस है, यहाँ पर उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के लिए मना करे जा रहे हैं। इसमें 30,000 जो फ्लैट्स हैं वो फंसे हुए हैं। मेरे हिसाब से तो कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि बायर्स की कोई गलती नहीं है। गलती सीधी अधिकारियों की होती है। जहां पे भी कोई कॉलोनी कट रही है या बिल्डर कहीं कॉलोनियां काट रहे हैं, फ्लैट्स बना रहे हैं, तो उनको वो सारी जानकारी होती है। उनकी जानकारी में ही सब कुछ होता है। बाद में बायर्स को उस चीज का जुर्माना भुगतना पड़ता है। मेरे हिसाब से तो अगर एक आम आदमी के हिसाब से बात करी जाए तो जो अधिकारी इसमें लिप्त पाए हैं उनको सजा होनी चाहिए, जिससे कि आगे के लिए इस तरह के काम ना हो। और मुंबई के कैंपा कोला कंपाउंड में रह रहे 102 परिवारों के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल शाम तक उन्हें अपने मकानों की चाबियां बीएमसी को सौंपनी है, लेकिन ऐसे कई परिवार हैं जो अपना आशियाना छोड़ने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो किसी भी कीमत पर कैंपा कोला कंपाउंड नहीं छोड़ेंगे। कैंपा कोला कंपाउंड को खाली करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यहां रहने वाले लोगों को बीएमसी ने 12 जून शाम 5 बजे तक मकान खाली करने का वक्त दिया है। लोगों को अपने घरों की चाबियां बीएमसी को सौंपनी है, लेकिन कैंपा कोला कंपाउंड के निवासी घर खाली करने को तैयार नहीं है। नहीं, हम कैंपा कोला छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, पर छोड़ के हरगिज नहीं जाएंगे। 30 साल पहले सो रहा था, अब चाबी देने आगे रात को 11 बजे आता है। बीएमसी का ऑर्डर है, बीएमसी भी मिली हुई है, ये प्रदेश चालान भी मिला हुआ है। यहाँ का एक भी रेसिडेंट चाबी जमा नहीं करेगा। मैंने अगर अंडरटेकिंग दी है, मैं निकल गया हूँ, मेरे बीवी बच्चे माँ बाप नहीं निकलेंगे, मैं क्या करूँगा? तो मैं क्या उनको घर से बाहर निकालूंगा? करीब 30 साल पहले बसे इस आशियाने को बनाने के लिए कई नियमों की धज्जियां उड़ाई। जिन 102 परिवारों को मकान खाली करना है वो पिछले 25 सालों से यहाँ रह रहे हैं। उनका मानना है कि बिल्डर और बीएमसी के गुनाहों की सजा वो क्यों भुगते? 30 साल पहले क्या उनकी आंखें नहीं थी? ब्लाइंड लोग थे, अंधे हैं, बहरे हैं, मूंगे, खाली बोलने को आता है, बहरे हैं, सुन नहीं सकते हैं, हमारी अंधे हैं। 30 साल पहले जो हुआ वो दिखाई नहीं दिया। हम अपना हक मांग रहे हैं। वो हमारे लिए, उनका इतना प्यार मोहब्बत है कि वो लोग 5 बजे के बाद हमारे लिए काम करना चाहते हैं। 7:30 to 11:30 दे वर गिविंग नोटिस। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। कैंपा कोला कंपाउंड में रह रहे लोगों का आरोप है कि बीएमसी और राज्य सरकार जानबूझकर कोई हल नहीं निकालना चाहती है। इस 25 साल से 25-30 साल से रह रहे, ये सवाल रुपए का नहीं है और ये लोगों का राइट है। 25-30 साल से किसको बोलते हो आप? झोपड़पट्टी को रेगुलराइज करते हो पूरे इंडिया में और इसको रेगुलराइज नहीं कर सकते हो। बीएमसी का कहना है कि वो हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तामील करेगा। ऐसे में कैंपा कोला कंपाउंड में रहने वाले लोगों की उम्मीदें टूट गई हैं। कई लोगों ने अपना सामान भी बांधना शुरू कर दिया है। इस बीच लता मंगेशकर के बाद एमएनएस चीफ राज ठाकरे भी कैंपा कोला कंपाउंड के लोगों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि बीएमसी और प्रशासन के भ्रष्टाचार की सजा सोसाइटी के लोग क्यों भुगतें?
नुसता हा कॅम्पा कोलाचा विषय नाही. आज जे नागरिक तिकडे राहत आहेत, गेली अनेक वर्ष राहत आहेत आणि अचानक त्यांना तुम्ही सांगता ही अनधिकृत इमारत आहे, मग ज्यावेळी बांधली गेली त्याला काय कारवाई झाली. कैंपा कोला सोसाइटी में रहने वाले लोग अब खुद को रिफ्यूजी समझ रहे हैं. इनका सवाल है, जिस आशियाने को बनाने में जिंदगी भर की कमाई लगा दी, उसे अब दोबारा कहां से लाएं? आखिर अब वो जाए तो जाए कहां? निवेदिता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई. और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर करारा हमला करते हुए उनकी तुलना कुख्यात आतंकी हाफिज सईद से कर दी है. उद्धव ने पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखा है कि चुनाव में हार से शरद पवार ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है और वो हाफिज सईद की तरह बेतुके बयान दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार पुणे मर्डर मामले को सुलझाने में पूरी तरह नाकाम रही है. महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय कांग्रेस के पास है. आपको बता दें कि शरद पवार ने कुछ दिनों पहले पुणे के मोहसिन मर्डर केस पर कहा था कि मोदी सरकार आने के बाद सांप्रदायिक हिंसा के मामले बढ़े हैं. और रेप की घटनाओं पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल का अजीबोगरीब बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि अगर हम हर घर में एक पुलिस वाला भी दे दें तो भी रेप की घटनाएं नहीं रुकेंगी. पाटिल ने यह बयान महाराष्ट्र विधानसभा में दिया है. उन्होंने कहा कि नैतिक पतन की वजह से रेप की घटनाएं हो रही हैं. और चलिए बढ़ते हैं आगे. राजधानी दिल्ली में इन दिनों गर्मी, पानी और बिजली की समस्या ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है. लिहाजा राजधानी में कई दिनों से जारी बिजली की किल्लत से लोगों को निजात देने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री एक्शन में आ गए हैं. मंगलवार को दिल्ली में बिजली के हालात को सुधारने का वादा किया. आज रात ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल बवाना के पावर प्लांट में जाएंगे. पीयूष गोयल ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि बवाना पावर प्लांट को गैस की आपूर्ति की जाएगी. इससे पहले मंगलवार को पीयूष गोयल ने कहा था कि दिल्ली में बिजली के हालात सुधरने में 2 हफ्ते का वक्त लगेगा. उसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में बिजली की किल्लत से जूझते लोग सड़क पर उतर आए और जमकर हंगामा किया. बवाना में गैस से बिजली का उत्पादन ऑलरेडी शुरू हो गया है. एक और इंजन फायर हो गई है. आज दिन में बिजली और ज्यादा उपयुक्त मात्रा में पर्याप्त मात्रा में मिली है दिल्ली को. एक जो लाइन रिपेयर होनी थी, जिसका मैंने जिक्र किया था, जो कल रात तक रिपेयर होनी थी, वो भी रिपेयर होकर ऑन लाइन चालू हो गई है. उससे बिजली ट्रांसमिट होनी शुरू हो गई है. 2 मेजर जो मैंने कल वादे दिए थे, वो दोनों समय पे इम्प्लीमेंट हो गए हैं. मैं अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहा हूं स्टेट गवर्नमेंट को सिचुएशन को सुधारने. और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती की सुरक्षा में मौजूद गाड़ी की पश्चिमी दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा की कार से टक्कर हो गई. दिल्ली के संसद मार्ग इलाके में हुए इस हादसे में उमा भारती की सुरक्षा में मौजूद 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए. गनीमत रही कि हादसे के वक्त कार में प्रवेश वर्मा मौजूद नहीं थे. कार में सिर्फ उनका ड्राइवर ही था. और दिल्ली के जसिका लाल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहे मनु शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट से पैरोल की मांग की है. मनु शर्मा इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है और ह्यूमन राइट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है. मनु का पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम आने वाली 19 जून को है, जिसको लेकर पैरोल की ये अर्जी दाखिल की गई है. अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, जिस पर पुलिस को 16 तारीख तक अपना जवाब कोर्ट को देना है. दिल्ली पुलिस के जवाब के बाद हाईकोर्ट ये तय करेगा कि मनु शर्मा को एग्जाम देने के लिए पैरोल दी जाती है या नहीं. आपको बता दें कि साल 1999 में दिल्ली के एक बार में जेसिका लाल की हत्या कर दी गई थी और उसी के आरोप में मनु शर्मा उम्र कैद की सजा काट रहा है. और दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोगों को मेट्रो ट्रेन का एक और तोहफा मिला है. अब पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार से गाजियाबाद के नए बस अड्डे तक मेट्रो चलाए जाने के लिए मंजूरी मिल गई है. 9 किलोमीटर से ज्यादा लंबे इस ट्रैक पर 1 लाख से ज्यादा लोगों को आने जाने में सहूलियत होगी. इस ट्रैक पर 7 मेट्रो स्टेशन होंगे. राजबाग, राजेंद्र नगर, श्याम पार्क, मोहन नगर, अर्थला से होते हुए न्यू बस अड्डे तक मेट्रो जाएगी. एक सप्ताह के अंदर डीएमआरसी और जीडीए के बीच एमओयू साइन कर लिया जाएगा.
और नोएडा के सेक्टर 14 में पुलिस कंट्रोल रूम के ठीक सामने 12 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जबकि 5 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। हादसे के बाद आधे घंटे तक ट्रैफिक प्रभावित रहा, लेकिन पुलिस कंट्रोल रूम में मौजूद पुलिस वालों ने जहमत तक नहीं उठाई कि ट्रैफिक को ठीक कराया जा सके। और ग्रेटर नोएडा के दादरी में हुए बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। यूपी पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा है कि आपसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार आरोपी अन्नी से खुलासा हुआ है कि अनिल दुजाना और सुंदर भाटी गैंग के लिए काम करने वाले बदमाशों के साथ मिलकर उसने हत्या को अंजाम तक पहुंचाया। ग्रेटर नोएडा के दादरी में बीती 7 जून को हुई बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के केस में यूपी पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस की माने तो विजय पंडित की हत्या आपसी रंजिश की वजह से हुई है। इस वारदात को आजमगढ़ जेल में बंद अनिल दुजाना के इशारे पर अंजाम दिया गया और ये साजिश कई बड़े मामलों में आरोपी अवनीश उर्फ अन्नी उर्फ ब्रह्म सिंह के साथ मिलकर रची गई। पुलिस ने के द्वारा पकड़ा गया है अवनीश उर्फ अन्नी, माफिया गैंग्स का मेंबर है, बहुत अच्छा शूटर है और इसके ऊपर जो है 20 मुकदमे हैं। इस इलाके में जो गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं, अनिल दुजाना का गैंग और सुंदर भाटी का गैंग, ये दोनों गैंग से इसका संपर्क हुआ और ये विभिन्न गैंग के लिए एक फ्लोटिंग मेंबर के रूप में कार्य करता है। आरोपी अवनीश बुलंदशहर के खनौदा गांव का रहने वाला है। पुलिस की माने तो अन्नी अनिल दुजाना और सुंदर भाटी गैंग के लिए काफी दिनों से काम करता आ रहा है। पुलिस ने ये भी दावा किया है कि अन्नी के गैंग में करीब 37 और लोग शामिल हैं। पुलिस की माने तो वारदात के दिन अन्नी और उसके साथी दादरी के एक स्कूल में इकट्ठा हुए, जहां विजय पंडित की हत्या के लिए सभी आरोपियों ने मिलकर योजना बनाई। जो अरुण उर्फ अली है, पुत्र वीर सिंह आर्य, जो मेन मुलजिम था रविंदर की हत्या में, तो इसने अन्नी को तैयार किया और बाकी और लोग जो हैं, ये सब लोग इकट्ठे हुए। अंकित गुजर वो एक मोटरसाइकिल लेके शराब पीने के बाद में कस्बे में गया और रेकी करके आया कि विजय पंडित अभी कहाँ है, क्या गतिविधियां हैं उसकी। वारदात के दिन जब विजय पंडित घर लौट रहे थे, तभी 2 बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें सामने से घेर लिया। विजय पंडित कुछ समझ पाते इससे पहले अन्नी और उसके साथियों ने उनके सीने में 8 गोलियां उतार दी। हत्या की खबर सुनकर इलाके में सनसनी फैल गई। यही वजह रही कि इस अफरा तफरी के माहौल में आरोपी अपनी एक बाइक छोड़कर फरार हो गए, जो पुलिस के लिए जांच में सबसे अहम सबूत साबित हुआ। फिलहाल पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए ये साफ कर दिया है कि विजय पंडित की हत्या रंगदारी वसूलने वालों के खिलाफ उनकी सख्ती का नतीजा है। अमित चौधरी, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। और विजय पंडित की मौत ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रंगदारी के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले इस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या हुआ 7 जून की उस शाम को, ये रिपोर्ट देखिए आप। जगह दादरी, ग्रेटर नोएडा। तारीख 7 जून 2014। वक्त शाम 8:30 बजे। जी हां, इसी तारीख को शाम के वक्त बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता विजय पंडित की बीच बाजार गोली मारकर हत्या कर दी और आराम से भाग निकले। हत्या की खबर सुनकर इलाके में सनसनी दौड़ गई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, हत्यारे मौकाए वारदात से भाग निकले। आपको बता दें, विजय पंडित की पत्नी नगरपालिका अध्यक्ष हैं और दादरी इलाके में विजय पंडित काफी जाना माना नाम था। सरेआम हुई हत्या के विरोध में विजय पंडित के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस की लापरवाही के विरोध में दादरी पुलिस थाने पर पथराव किया गया। करीब दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तनाव को देखते हुए प्रशासन को पूरे इलाके में धारा 144 लागू करनी पड़ी। परिजनों ने इल्जाम लगाया
कि लोकसभा चुनाव के दौरान विजय पंडित को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, जिसकी कई बार पुलिस से शिकायत भी की गई थी, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते विजय पंडित की हत्या हो गई। विजय पंडित की पत्नी गीता पंडित ने एसपी नेता नरेंद्र भाटी, अनिल दुजाना और विक्रम ठेकेदार पर हत्या का आरोप लगाया और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। यही नहीं, बीजेपी की राज्य इकाई ने भी घटना को लेकर गंभीरता दिखाई और यूपी सरकार पर दबाव बनाया, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 शूटर समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर हत्या की साजिश का पर्दाफाश करने का दावा ठोक दिया। पकड़े गए सभी आरोपी रंगदारी के मामले से जुड़े थे, लिहाजा इस मामले में ये बात साफ हो गई कि इलाके में फल फूल रहे रंगदारी के रैकेट ने ही विजय पंडित की हत्या की साजिश रची। अनुराग चड्ढा, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। और अब खबर यूपी के बरेली की, जहां मीरगंज के बैरोली गांव में कैंसर की बीमारी ने गंभीर समस्या पैदा कर दी है। यहां बीते कुछ सालों में कैंसर की बीमारी से 30 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 5 लोग कैंसर से जूझ रहे हैं। आखिर क्यों इस गांव में लोग कैंसर से पीड़ित हैं, इस रिपोर्ट में देखिए आप। यह है बरेली का बहरोली गांव। यहाँ करीब 8000 की आबादी बसती है। यहाँ खेती खूब उपजाऊ है, लिहाजा कुछ साल पहले तक लोग यहाँ घर खेत खरीदना पसंद करते थे, लेकिन अब लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। गांव वालों के मुताबिक करीब 10 साल पहले गांव के एक शख्स की कैंसर से मौत हुई, जिसके बाद से लगातार लोग कैंसर के मरीज बन रहे हैं और अब तक 30 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बड़ी दिक्कत है, कैंसर से लोग मर रहे हैं। कैंसर सबसे घातक बीमारी है, इसी से हमारे गाँव में 30-35 मौतें हो चुकी है। कैंसर से पीड़ित होने का प्रमुख कारण है वहाँ प्रदूषित पानी। जल निगम और प्रशासन द्वारा पानी कराई गई जांच में पानी आर्सेनिक पाया गया है। ग्राम प्रधान से पानी के जो पानी दूषित बताया, खराब बताया है, उसके बारे में मैं अपने ग्राम प्रधान से कहना चाहूँगा कि हमारे गांव में कोई ऐसी सुविधा की जाए जिससे ये बीमारी खत्म हो। सरकार की तरफ से न तो वहाँ कोई इलाज की सुविधा है और डॉक्टर नहीं आते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ भी डॉक्टर नहीं आते। बैरोली गांव में बीते साल भी कहर टूटा। कैंसर से गांव के करीब 17 लोगों की मौत हो गई। करीब 5 लोग अब भी इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। हालांकि बीते साल हुई मौतों के बाद प्रशासन ने विशेषज्ञों की एक टीम गांव में भेजी, जिसने जांच में कैंसर के लिए दूषित पानी को जिम्मेदार ठहराया। हमारी पूरी टीम लगी है। नलों के नल गड़े थे, कम गहराई के पानी में ज्यादा समस्या है, तो उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और नए पानी पीने की व्यवस्था है। बैरोली गांव में कैंसर की बीमारी के चलते कई परिवार तबाह हो गए। ऐसे में समाजसेवियों को गंगा किनारे से सटे दूसरे गांव की भी चिंता सताने लगी है। उन्होंने गंगा किनारे से लगे सभी गांवों के पानी की जांच की मांग की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रशासन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से गांव वालों को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। बरेली से दीपक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर हमीरपुर से मिल रही है। यहां के सुमेरपुर थाने के दरोगा और 3 सिपाहियों पर एक महिला से रेप का आरोप लगा है। पीड़ित महिला अपने पति को छुड़ाने थाने पहुंची थी और महिला से 20,000 रुपए की मांग की गई थी। आरोपियों ने पीड़ित को बंधक बनाकर उससे रेप किया। एसपी ने मामला दर्ज कर जांच के आदेश दे दिए और इसी बीच खबर यह है कि आरोपी दरोगा को गिरफ्तार किया गया है। रविंद्र निगम, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ हमीरपुर से। रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कैसे ये घटना घटी और अब तक क्या कार्रवाई की गई है, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए राम, मैं बता दूं कि बीते 9 तारीख की ये घटना है। दफा 25 में पीड़िता के पति को जो है जेल भेजा गया था। जैसी जेल से छूट के आया, फिर उसको जो है पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस के पकड़ने के बाद जब महिला शाम को पहुंची तो महिला से 20,000 रुपए की डिमांड की गई और इस डिमांड को पूरी करने के लिए जब महिला शाम को पहुंची तो वहां मौजूद रमेश पांडे, राहुल पांडे और दिनेश और फिरोज और मनोज 3 सिपाही वहां मौजूद मिले। उन्होंने बंधक बनाया और महिला के साथ गैंगरेप किया। आज जब पीड़िता ने अपनी गुहार जो है एसपी के सामने लगाई तो एसपी ने फौरन हरकत में आते हुए आरोपी दरोगा, सिपाही और 3 सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और 3 सिपाही सहित दरोगा भी अब पुलिस की गिरफ्त में है।
बिल्कुल, तीनों सिपाही और दरोगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, ये जानकारी मिल रही है और इसके साथ साथ कार्रवाई भी उनके ऊपर की जा रही है। आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे रविंद्र, चूंकि ये घटना आप बता रहे हैं कि पहले की है, इसके बाद एसपी के पास ये मामला पहुंचा था, क्या ये पूरा मामला था और इसके पति पर किस तरीके के इल्जाम थे, क्योंकि महिला पति को छुड़ाने के लिए ही थाने गई थी? देखिए, सुमेरपुर थाना की घटना है और महिला का जो बयान है, जो आरोप लगाया जा रहा है कि इससे पहले एक बार उसके पति को दफा 25 लगाकर जेल भेजा गया था। जब जेल से जैसे ही वो छूटा तो पुलिस ने उसे फिर उठा लिया। जब उसकी जानकारी हुई तो वो छुड़ाने थाने पहुंची तो वहां मौजूद राहुल पांडे जो एसआई की पोस्ट में तैनात थे, उन्होंने बकायदा उनसे 20,000 रुपए की डिमांड की गई। डिमांड करने के साथ साथ उसको शाम को बुलाया गया। जब महिला रुपए लेके पहुंची तो वहां मौजूद तीनों सिपाहियों सहित और एसआई ने उसको बंधक बना लिया और बंधक बनाने में गैंगरेप किया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई कि अगर आप कुछ कहोगे तो हम पुलिस वाले हैं और तुम्हारा जीना दुश्वार कर देंगे, जान से मार देंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। इन ऐसे शब्दों के साथ जब वो वापस आई तो फिर इसके बाद जो आज जो एसपी है उनके सामने वो पेश हुई, उसने अपनी आप बीती पूरी सुनाई। एसपी ने फौरन हरकत में लेते हुए पूरे अपने मामले को संज्ञान में लेते हुए फौरन मामले को बिल्कुल कार्रवाई की है और जो चारों आरोपी हैं वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र निगम आपका इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ मेट्रो संगम में बस इतना ही। नमस्कार।